हाल ही के सालों में की गई एंडोक्राइन और इम्यूनोलॉजिकल रिसर्चेस में ये पाया गया है कि डिप्रेस्ड पेशेंट्स के ब्लड में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स लेवल्स कंसिस्टेंटली हाई पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारियों में, इवन सुसाइडल पेशेंट्स में भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स के एलिवेटेड लेवल्स मिलते हैं। और तो और कोविड-19 के सीवियर केसेस में जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन सभी में साइटोकाइन स्ट्रॉम के रूप में यही इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स एक्सेस में पाए गए थे। अब सवाल उठता है, आखिर ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स चीज क्या है और क्या सच में कोई साइलेंट लिंक है हमारी बॉडी में इनके बढ़ने और क्रॉनिक डिसीजेस और मेंटल डिसऑर्डर्स के ऑनसेट के बीच में? और अगर ऐसा है तो क्या हम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स के लेवल्स की जांच कर पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। साथ ही हेल्थ केयर और प्रिवेंशन को लेकर आपको बहुत सजग बनाने वाली जानकारियां देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन के हजारों सालों के क्रम विकास में हमारा सामना अनगिनत तरह के थ्रेट्स या स्ट्रेसेस से हुआ। इन सभी खतरों से हम खुद का बचाव कर पाए, उसका कारण था हमारी बॉडी का अल्टीमेट सर्वाइवल मैकेनिज्म। साइंस की भाषा में इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसका काम होता है शॉर्ट टर्म के लिए एक्टिवेट होकर बॉडी को अलार्मिंग फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाना और हमारा बचाव सुनिश्चित करना। ये स्ट्रेसेस पारंपरिक तौर पर फिजिकल डेंजर्स होते, जैसे किसी जानवर का हमला या कोई पारंपरिक आपदा का सामना। ऐसा होने पर हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म मिलीसेकंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता और इसकी शुरुआत होती हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस से। यहाँ सबसे पहले खतरे को सेंस किया जाता और बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता। इसके बाद हाइपोथैलेमस हमारी किडनीज के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड्स को डायरेक्टली नर्व सिग्नल्स भेजता और वहाँ से एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता। एड्रेनालिन सबसे पहले बॉडी का हार्ट रेट बढ़ाता और ब्लड प्रेशर को शूट कर देता। इससे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल्स और ब्रेन्स तक पहुंचने लगता और बॉडी रिफ्लेक्सेस शार्प हो जाते। साथ ही हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस भी इम्प्रूव हो जाती। यहाँ से बॉडी में खतरे की घंटियां बजने लगती और सर्वाइवल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती। एड्रेनालिन के जरिए बॉडी खतरे के इनिशियल रिस्पॉन्स देने के लिए तो तैयार हो जाती है, पर इस रिस्पॉन्स को सस्टेन करने के लिए बॉडी को जरूरत होती है एक खास स्ट्रेस हार्मोन की, वो भी कहीं ज्यादा क्वांटिटी में, जिसके लिए हमारा हाइपोथैलेमस HPA एक्सिस नाम की एक पूरी प्रक्रिया शुरू करता है, जिसमें एक बड़े रिस्पांस को तैयार करने के लिए हाइपोथैलेमस पहले खुद एक सिग्नलिंग हार्मोन रिलीज करता है CRH, जो दिमाग में ही मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजा जाता है एम्पलीफाई करने के लिए। इस मैसेज को एम्पलीफाई कर पिट्यूटरी ग्लैंड एक नया सिग्नलिंग हार्मोन रिलीज करता है ACTH, जो एड्रिनल ग्लैंड तक पहुंचता है और उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। कोर्टिसोल नाम का ये स्ट्रेस हार्मोन बॉडी के अलग अलग सेल्स में मौजूद एक खास रिसेप्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ बाइंड करने लगता और पूरी बॉडी को स्ट्रेसफुल इवेंट के लिए तैयार करता, जिसके बाद सबसे पहले हमारा लिवर बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस शुरू करता, जिसमें हमारा लिवर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनाने लगता, जिससे हमारी ब्लड शुगर स्पाइक होती और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलने लगती। साथ ही कोर्टिसोल बॉडी के पेन रिसेप्टर्स को भी सप्रेस कर देता और हमारी बॉडी के नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन यानी फील गुड हार्मोन के लेवल्स को भी बढ़ाने लगता, जिसके बाद हमारा पेन परसेप्शन कुछ समय के लिए बिल्कुल खत्म हो जाता और चोट लगने पर भी हमें दर्द महसूस नहीं होता। और तो और कोर्टिसोल के कारण हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर एमिगडाला और मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर हिपोकैम्पस हाइपर एक्टिव हो जाते, जिससे हमारा मूड अचानक से रेगुलेट हो जाता और हम खतरे को लेकर एक सही इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाते और साथ ही करंट स्ट्रेसफुल इवेंट की एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाती, जो कि फ्यूचर के स्ट्रेसफुल इवेंट्स में हमें और अच्छी टैक्टिक्स अपनाने में मदद करती। इस सब के अलावा एक और खास तरह की प्रक्रिया शुरू होती हमारे इम्यून सिस्टम में, जिसमें हमारे इम्यून सेल्स द्वारा एक खास मैसेंजर प्रोटीन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स को रिलीज किया जाता, जो हमारी इम्यूनिटी के ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूरोफिल्स को एक्टिवेट करता। ये न्यूरोफिल्स कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन शुरू करते ताकि बॉडी में मौजूद किसी भी तरह के इन्फेक्शंस और फॉरेन बॉडीज को खत्म किया जा सके। और साथ ही कोर्टिसोल बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स को भी स्टिमुलेट कर देता, जिससे इंजरीज की रिपेयर भी तेज हो जाती। कुछ समय बाद जब खतरा टल जाता तो हमारे दिमाग में मौजूद हिपोथैलेमस HPA एक्सिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक लूप शुरू करता और कोर्टिसोल सिक्रीशन को सप्रेस कर दिया जाता। कोर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स गिरने के बाद हमारा लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया बंद कर देता
जाता और हमारी ब्लड शुगर ड्रॉप होकर स्टेबलाइज करने लगती और बॉडी का पेन परसेप्शन भी वापस आ जाता। साथ ही दिमाग का इमोशन और मेमोरी सेंटर भी अपनी हाइपर एक्टिविटी को बंद कर स्टेबलाइज करने लगते। इसके अलावा इम्यून सेल्स द्वारा किए गए कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए हमारे इम्यून सेल्स द्वारा ही एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स को रिलीज किया जाता, जिससे न्यूरोफिल्स डीएक्टिवेट होने लगते और बॉडी में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स घटने लगते और इस तरह हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड से होम्योस्टेसिस यानी रिलैक्सिंग और हीलिंग स्टेट में आ जाती। साइंस की भाषा में इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हमारी बॉडी रिकवरी और रिजुविनेशन करती है। अब आइडियली एक हेल्दी लाइफ के लिए एक दिन के करीब 80% समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ 20% या उससे भी कम समय के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। अब बात करते हैं समस्या पर। रिनोड स्ट्रेस रिसर्चर हांस सेलिए, जिन्हें फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च भी कहा जाता है, इनके द्वारा साल 1936 में जनरल अडेप्शन सिंड्रोम नाम का रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया, जिसमें सबसे पहले क्रॉनिक स्ट्रेस और बॉडी इन्फ्लेमेशन के कोरिलेशन के बारे में बताया गया और बात की गई क्रॉनिक स्ट्रेस की 3 स्टेजेस के बारे में, जिसमें पहली स्टेज होती है अलार्म स्टेज, जो हमारे सर्वाइवल के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन अगर स्ट्रेसर्स बढ़ते चले जाते हैं तो बॉडी शुरुआत में इससे कोप करने की कोशिश करती है और इस स्टेज को कहा जाता है रेजिस्टेंस स्टेज। पर जब बॉडी की कोपिंग कैपेबिलिटीज कम होने लगती हैं और स्ट्रेसेस की मात्रा कम होने की जगह और बढ़ने लग जाती है तो अंत में आती है एग्जॉस्शन स्टेज, जब बॉडी में अनकंट्रोल्ड सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे हमारे सारे बॉडीली फंक्शंस का ब्रेकडाउन शुरू होता है और हमारे शरीर में क्रॉनिक डिसीजेस का ऑनसेट शुरू हो जाता है। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि आज के समय में हम सभी हांस सेलिए द्वारा बताई गई स्ट्रेस के तीसरी स्टेज यानी एग्जॉस्शन स्टेज में है, जिससे ये तय है या तो हम क्रॉनिक डिसीजेस का शिकार बनने वाले हैं या ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा अल्टीमेट सर्वाइवल मैकेनिज्म ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आइए जानते हैं कैसे। इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी जिंदगी कांस्टेंट स्ट्रेसेस से भरी हुई है। फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप चैलेंजेस, वर्कलोड, स्क्रीन एडिक्शन के साथ साथ डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल, ये सब आज की मॉडर्न जिंदगी के न्यू नॉर्मल है। मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसेस चाहे लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, पर हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस उन्हें एक थ्रेट के रूप में ही परसीव कर हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म को लगातार एक्टिवेटेड रखता है, जिससे हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम में HPA एक्सिस की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो कारण बनती है हमारे सिस्टम में एक्सेस कॉर्टिसोल के रिलीज होने का। साइंस की भाषा में इसे कॉर्टिसोल डिसरेगुलेशन कहा जाता है। अब एक्सेसिव कॉर्टिसोल के कारण हमारे इम्यून सेल्स ज्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूरोफिल्स को लगातार स्टिमुलेटेड रखते हैं, जिस कारण से बिना किसी एक्टिव इन्फेक्शन या पैथोजेंस के भी न्यूरोफिल्स रिएक्टिव ऑक्सीजनेटेड स्पीशीज, जिन्हें आम भाषा में फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, उन्हें हमारी बॉडी में लगातार रिलीज करते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है और हमारे हेल्दी सेल्स और टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। अब नॉर्मली नेगेटिव लूप की मदद से हमारी बॉडी HPA एक्सिस की प्रक्रिया को रोककर कॉर्टिसोल सिक्रीशन को हॉल्ट कर सकती है। साथ ही इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को कम करने के लिए हमारे इम्यून सेल्स एक दूसरे तरह के मैसेंजर प्रोटीन एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स को रिलीज कर सकते हैं, जो न केवल इन्फ्लेमेशन को काउंटरएक्ट करते बल्कि टिश्यू रिपेयर और रिजुविनेशन को भी फैसिलिटेट कर सकते। और लगातार स्ट्रेसेस से सामना होने के कारण हमारी बॉडी में ये रिपेयरिंग फेज ढंग से शुरू ही नहीं हो पाता, क्योंकि इन स्ट्रेसेस के कारण हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरली एक्टिवेटेड रहने लगता है, जिस कारण से बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल को बिना किसी जरूरत के भी चालू रखता है, जो हमारे इम्यून सेल्स को बाध्य करता है एक्सेसिव प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जैसे IL-6, TNF अल्फा को लगातार रिलीज करते रहने के लिए। अब इन एक्सेसिव प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स के कारण हमारी इनेट इम्यूनिटी यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूरोफिल्स ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। आइडियली इन न्यूरोफिल्स का काम होता है रिएक्टिव ऑक्सीजनेटेड स्पीशीज यानी फ्री रेडिकल्स को रिलीज कर बॉडी में मौजूद किसी भी तरह के पैथोजेंस या फॉरेन बॉडीज को खत्म करना। पर ओवर एक्टिवेशन के कारण न्यूरोफिल्स बिना किसी एक्टिव इन्फेक्शन के भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स
केमिकल्स सिक्रीट करते रहते हैं, जो कारण बनता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है और यहाँ से हमारे हेल्दी सेल्स और टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। अब इस बढ़ते हुए इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आइडियली हमारी बॉडी को जरूरत होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर स्विच करने की, जिसके बाद हमारे इम्यून सेल्स इस सेल्फ इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने के लिए एक दूसरे तरह के मैसेंजर प्रोटीन एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे IL-10, TGF बीटा को रिलीज करना शुरू करते हैं, जो न्यूरोफिल्स को सप्रेस कर ग्रोथ फैक्टर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रमोट करते हैं और इस तरह बॉडी में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स घटने लगते हैं। पर लगातार स्ट्रेसेस से सामना होने के कारण हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट ही नहीं हो पाता, जिस कारण से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की मात्रा बॉडी में बढ़ती चली जाती है और वहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल्स सप्रेस होने लगते हैं, जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी अनकंट्रोल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन कर बॉडी के हेल्दी सेल्स और टिश्यूज को लगातार नुकसान पहुंचाती रहती है। अब अपनी ही इम्यूनिटी से होने वाले इन्फ्लेमेशन से खुद को बचाने के लिए हमारे हेल्दी सेल्स और टिश्यूज खुद के आसपास एक इन्फ्लेमेटरी बैरिकेड बनाने लगते हैं। इससे टिश्यूज का फर्दर इन्फ्लेमेशन तो रुक जाता है, लेकिन इस बैरिकेडिंग के कारण ग्रोथ फैक्टर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी उन तक नहीं पहुंच पाते और इस कारण से इन्फ्लेम्ड टिश्यूज कभी रिपेयर ही नहीं हो पाते और ये समस्या सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेती है। हाल ही के सालों में जितनी भी एंडोक्राइन और न्यूरोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं, उनमें ये साबित हो चुका है कि ऑटो इम्यून और क्रॉनिक डिसीजेस जैसे हार्ट कंडीशन और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऑनसेट का कारण यही सस्टेन्ड इन्फ्लेमेशन है। लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, बल्कि इससे दोहरा नुकसान होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ इंटरनल इन्फ्लेमेशन से बॉडी अंदर से कमजोर होने लगती है और उसमें क्रॉनिक डिसीजेस घर करने लगती हैं, उसी के साथ हमारी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पैथोजन से लड़ने की क्षमता भी खत्म होने लगती है। देखिए, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करती है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमारी इम्यूनिटी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसमें आते हैं लिम्फोसाइट्स जैसे टी सेल्स और बी सेल्स। ये लिम्फोसाइट्स इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी और एंटीबॉडीज के जरिए एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और पैथोजेंस के खतरों से हमें बचाते हैं। लेकिन हमारी इस लॉन्ग टर्म एडेप्टिव इम्यूनिटी को प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए पहले जरूरी होता है न्यूरोफिल्स का डीएक्टिवेट होना। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के एक्सेस सिक्रीशन के कारण ऐसा हो नहीं पाता और इस तरह लॉन्ग रन में हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इफेक्टिवली एक्टिवेट होना बंद कर देती है और इस तरह हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होने वाली गंभीर बीमारियों के इजी टारगेट बनने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से वल्नरेबल हो जाती है। लेकिन ये समस्या सिर्फ यहाँ भी नहीं रुकती, बल्कि इन प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के सस्टेन्ड एलिवेशन के कारण हमें न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण पनपा ये इन्फ्लेमेशन हमारे दिमाग में मौजूद इमोशन सेंटर, एमिगडाला और मेमोरी फॉर्मेशन सेंटर, हिपोकैम्पस को ओवर एग्जॉस्ट कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने की क्षमता डिक्लाइन करने लगती है, साथ ही नई मेमोरीज बनाने और नए एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इस इमोशनल और कॉग्निटिव इंस्टेबिलिटी के कारण हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन सुसाइडल टेंडेंसीज तक पनपने लगती हैं और ये कॉर्टिसोल डिसरेगुलेशन कारण बनता है क्रॉनिक स्ट्रेस का। अब बात करते हैं इस समस्या के समाधान की, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि करंटली हमारी बॉडी में क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन किस स्तर पर है, जिसके लिए हम मेजरली 4 रूटीन वेलनेस टेस्ट करा सकते हैं जो इनडायरेक्टली बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को सिग्निफाई करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। एक्सेस प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स में हमारे लिवर द्वारा इस प्रोटीन को सिक्रीट किया जाता है, जो कि एक कारगर इन्फ्लेमेशन मार्कर है। दूसरा, ALT और AST एंजाइम्स के लेवल्स को जांचने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट। तीसरा, ब्लड में लिपिड बैलेंस और फैट की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल। और चौथा, ब्लड शुगर लेवल्स के लिए फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c टेस्ट। पर अगर आप लंबे समय से किसी अनएक्सप्लेन्ड पेन, क्रॉनिक फैटिग या रेकरेंट इन्फेक्शन को झेल रहे हैं, तो आप IL-6 और TNF अल्फा नाम के इन 2 प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लेवल्स की जांच करा सकते हैं। ये टेस्ट थोड़े महंगे जरूर होते हैं, पर ये बॉडी में अंडरलाइंग एक्सेसिव सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के सबसे सटीक मार्कर्स हैं। और अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है योग। दोस्तों, योगासन ही दुनिया में अकेली ऐसी फिजिकल एक्टिविटी
है जो मिराकुलसली हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर हमारी बॉडी को डीप सेलुलर लेवल पर रिलैक्स और रिजुविनेट करने में मदद करती है। जिनमें 4 सबसे मुख्य योगासन है प्राणायाम, बलासन, सुप्तबद्ध कोणासन, विपरीत कराणी, शवासन और साथ में ध्यान। इन सभी योगासन से आप अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म को ओवर एग्जॉस्शन से बचा सकते हैं। कोशिश करें इन सभी को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की। और ध्यान रहे, योग का ऑल्टरनेटिव कोई और एक्सरसाइज या वर्कआउट रिजीम नहीं है, क्योंकि सभी तरह के वर्कआउट रूटीन्स या एक्सरसाइजेस आपके सिस्टेमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर आप पहले से ही कॉर्टिसोल डिसरेगुलेशन के शिकार हैं, तो ये सेलुलर लेवल पर इन्फ्लेमेशन की समस्या को और बढ़ा सकता है। योग के अलावा हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक और कारगर तरीका है, जो कि है काउ कडलिंग। पूरे यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में काउ कडलिंग को एक थेरेपी की तरह यूज किया जा रहा है और इसको लेकर अनेकों साइंटिफिक स्टडीज भी पब्लिश की जा चुकी हैं, जो ये साबित करती हैं कि गाय के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने भर से इंस्टेंटेनियसली हमारे शरीर में होलिस्टिक हीलिंग शुरू हो जाती है। पर विडंबना की बात यह है कि सेल्फ लोडिंग से ग्रसित हम भारतीय खुद की ही योग परंपरा और अपनी गौ माता के महत्व को समझने की जगह उससे मुंह मोड़ते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं दूसरे और बहुत जरूरी प्रिवेंटिव मेजर की। देखिए, हमारे बॉडी सेल्स हर समय सेलुलर रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, जो कि एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। फ्री रेडिकल्स मॉलिक्यूलर लेवल पर पॉजिटिवली चार्ज्ड हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और इस तरह हमारी बॉडी इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। और ये प्रक्रिया इसी तरह लगातार चलती रहती है। पर कॉर्टिसोल डिसरेगुलेशन की समस्या के कारण हमारे इम्यून सेल्स जैसे न्यूरोफिल्स ओवर एक्टिवेट होकर कई सौ गुना ज्यादा फ्री रेडिकल्स बॉडी में रिलीज करने लगते हैं। ऐसा होने पर हमारी बॉडी उस प्रोपोर्शन में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बना पाती, और ऐसे में ये फ्री रेडिकल्स अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हमारे हेल्दी सेल्स से ये इलेक्ट्रॉन्स लेने लगते हैं, जो कारण बनता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, जहां से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है और ऑनसेट होता है रैपिड एजिंग और क्रॉनिक डिसीजेस का, जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको समझाया है। अब बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाने और इन एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जरूरत होती है एक एक्सटर्नल एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्स की, और ये काम करती है हमारी नेचुरल अर्थ सरफेस। देखिए, हमारी धरती नेचुरली नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, और जैसे ही हमारी स्किन अर्थ सरफेस के डायरेक्ट टच में आती है, उसी के साथ बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलोजन पाथवे के द्वारा हमारी स्किन के जरिए बॉडी मैट्रिक्स में एंटर करते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने लग जाते हैं। और इस तरह एक सिंक्रोनाइजेशन होता है बॉडी का कॉस्मोस के साथ, और बॉडी हील करने लगती है। इस फिनोमिनन को मॉडर्न साइंस में ग्राउंडिंग कहा जाता है। अनेकों रिसर्चेस में ये प्रूव हो चुका है, ग्राउंडिंग से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मलाइज होते हैं, हमारे वुंड्स जल्दी भरने लगते हैं, ब्लड विस्कोसिटी रिड्यूस होती है, हार्ट वेरिएबिलिटी भी बेटर होने लगती है। यानी कुल मिलाकर हमारी बॉडी हील करने लगती है। आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए पार्क या खाली जगह पर सिर्फ चलना शुरू करिए और खुद डिफरेंस देखिए। ह्यूमन काइंड एक अलग ही तरह की प्रजाति है, जिसे भगवान ने सेल्फ अवेयरनेस का वरदान दिया, लेकिन हमने तब भी रैट रेस का हिस्सा बनना चुना और धीरे धीरे खुद को प्रकृति से दूर कर मेडिकल माफियाओं का एक कस्टमर बना लिया। आई होप इस वीडियो में मिली जानकारी आपके कुछ काम आ पाए। ऑन दैट थॉट हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है और इससे आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल की रीच को बढ़ाने में हमारी मदद करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही कमेंट कर बताएं अपने विचार। धन्यवाद।